नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप लोगों को एक्सीलेंट कोचिंग सरना में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूं, जिस क्लास का नाम है प्राकृतिक संसाधन। आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है और कैसे होता है, कहाँ से आता है और क्यों। इसके बारे में आज डिटेल से हम लोग इस क्लास में जानेंगे। चलिए, आप लोगों को फिर से बोलना चाहता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप लोगों को एक्सीलेंट कोचिंग सरना में स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। इस चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। अगर आप भी 10th क्लास की मतलब कक्षा 10वीं की या मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2021 एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल पे आइए और आकर स्टडी करें। और स्टडी करने से पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ये आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप लोग को साइंस, मैथ, यहाँ पर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। चलिए, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सरना। आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। आज हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं? तो प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो मानव निर्मित न हो, जो गॉड गिफ्टेड हो, वे सारी वस्तुएं, वे सारे चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो हमें ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, वो सारी किसी प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। और संसाधन को कई भागों में बांटा गया है जो हम लोग इसके बारे में, जैसे संसाधन को बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, हर एक संसाधन है। तो इसके बाद भी अगले संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग आज इस क्लास में प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो गॉड गिफ्टेड हो। गॉड गिफ्टेड जो हमें भगवान ने दिया है, वो जितने भी वस्तुएं हैं जो गॉड गिफ्टेड हो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संसाधन, जिसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। क्या? नेचुरल रिसोर्स। हम आपको ये बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो हम प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से संसाधन के बारे में आप वहाँ से जान सकते हैं। तब आपको पूरा विस्तारित रूप से समझ में आ सकता है। पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण। क्या? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर अधिक सिंचाई होता है। क्या? अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। अगला है सोपानी कृषि। क्या? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इम्पोर्टेंट है, सबसे ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। आगे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। आप लोग इसका नाम सुनते ही आप लोग को पता चल गया होगा कि यह मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो सब लोग जल्द से जल्द इसका आंसर भी बता सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ होता है? तो राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। आगे की ओर चलते हैं। मेढक का प्रजनन को नष्ट करने वाला, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है उसका नाम है एड्रीन। क्या नाम है? एड्रीन। क्या नाम है? एड्रीन। ये मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ये एक प्रकार का रसायन होता है जो मेढक में प्रजनन क्षमता होती है उसको नष्ट कर देता है। आगे, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी उपयुक्त है? कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी को उपयुक्त मानी जाती है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को उपयुक्त मानी जाती है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को उपयुक्त मानी जाती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी।
और आगे की ओर चलते हैं, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है, यानी वो कौन सी मिट्टी है जिसमें अधिक आर्द्रता नमी बनाए रखने की क्षमता होती है, तो वो भी काली मिट्टी है। कौन सी? काली मिट्टी है। जलोढ़ मृदा मतलब जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख उपज क्या है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सी उपज सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो वो होती है चावल। क्या? चावल होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में जो है, भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। मैदानी भागों में पाई जाने वाली मिट्टी मतलब मैदानी भागों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है जो मैदानी भागों में पाई जाती है। किस भागों में? मैदानी भागों में पाई जाती है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा का विस्तार, किस मृदा? जलोढ़ मृदा का विस्तार राज्यों मतलब किस किस राज्यों में है? किस किस राज्यों में उसका विस्तार का नाम बताना है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उसका भी आपको नाम बताना है। मतलब जलोढ़ मृदा का विस्तार किस किस राज्य में है, कौन कौन से राज्य में है, और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। तो देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की आंसर की ओर। जलोढ़ मृदा का विस्तार किस जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पर? पूरे मैदानी क्षेत्र में यह मैंने फैला हुआ है। पूरे मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पर? पूरा मैदानी क्षेत्रों में इस मिट्टी का फैलाव है। और यह मृदा मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलते हैं। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के मतलब भारत के उत्तरी दिशा में जितने भी राज्य हैं यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। और इस मृदा का मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलता है। इस मिट्टी का मुख्य रूप से मतलब इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, चना, गेहूँ, मटर, मसूर इत्यादि फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। मिट्टी का विस्तार आप लोग जान चुके कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलता है। और इस मिट्टी का मुख्य रूप से क्या? इस मिट्टी का मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, गेहूँ, मटर, मसूर इत्यादि फसल प्रमुख हैं। ये जो फसल है ये जलोढ़ मिट्टी में ही उगाई जाती है। जो आगे की ओर क्वेश्चन है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? ये मैट्रिक एग्जाम में हम ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में जानेंगे। समोच्च कृषि से तात्पर्य है, समोच्च कृषि से तात्पर्य है कि समोच्च जुताई द्वारा। क्या? समोच्च कृषि का तात्पर्य है कि समोच्च जुताई द्वारा की गई कृषि। मतलब समोच्च कृषि का मतलब यह है कि समोच्च जुताई द्वारा की गई कृषि को ही क्या कहते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। जो पहाड़ी पर्वतीय भागों में समोच्च जुताई द्वारा कृषि होती है। मतलब कहाँ पर? पहाड़ी और पर्वतीय भागों में समोच्च जुताई द्वारा कृषि होती है ताकि इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सके। किसको रोका जा सके? मृदा अपरदन को रोका जा सके। और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ वर्षा जल तीव्रता से ढाल पर बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है, इसको रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है। क्या की जाती है? समोच्च जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल मिट्टी को बाहर नहीं ले जा सकता है और खेत में नमी बनी रहती है। क्या? खेत में नमी बनी रहती है। समोच्च कृषि के बारे में आप लोगों ने बढ़िया से इसमें जान लिया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि पवन अपरदन
कौन सा पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, किसमें? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। कौन सी कृषि? पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित कर ली जाती हैं। मतलब इस फसल को लगाने के लिए इसके बीच में घास की पट्टियाँ लगा दी जाती है ताकि पवन जोर से खेतों की मिट्टी को उखाड़ फेंकने में असक्षम रहे, मतलब सक्षम न हो। जैसे देखते हैं, ये मान लीजिए एक खेत हो गया, क्या ये खेत हो गया, ये क्यारी बना दिए। इसमें कह रहा है कि इसमें फसल बो दिए, बोने के बाद इसके बीच में यहाँ पर घास लगा दिए, घास की एक पट्टी लगा दिए, फिर यहाँ फसल बो दिए, यहाँ पर फिर घास की एक पट्टी लगा दिए, मतलब घास क्यारी बनाकर फिर यहाँ पर घास लगा देंगे, फिर यहाँ पर घास लगा देंगे और फिर यहाँ घास लगा देंगे। इस प्रकार यह मिट्टी को उखाड़ नहीं ले जा सकता है और बीच में फसल को डाल देंगे और इसी प्रकार पट्टिका कृषि की जाती है। देखते हैं आप कि ये जो क्यारी का है, मतलब घास माने फसलों के बीच में क्या घास की पट्टियाँ लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? घास की पट्टियाँ लगा दी जाती हैं। आप लोगों ने समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में किन किन भागों में नदी डेल्टा विकास हुआ है? भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ मृदा की क्या विशेषता है? और यहाँ मृदा की क्या विशेषता है? देखते हैं कि भारत के पूर्वी तटों के अनेक क्षेत्रों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। जो पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा है जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावे महानदी गोदावरी कृष्ण कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्ण और कावेरी नदी के मुहाने पर भी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ मृदा की विशेषता यह है कि इन सभी देवताओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ देवताएं नहीं होगा, ये यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर इन सभी जगहों पर देवताओं नहीं होगा, यहाँ पर देवताओं नहीं होगा, यहाँ सभी जगहों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो काफ़ी उपजाऊ होती है। क्या? जो काफ़ी उपजाऊ होती है और अधिक उपजाऊ होने के कारण ही यहाँ क्या की जाती है? गहन कृषि की जाती है। क्या की जाती है? गहन कृषि की जाती है। क्या की जाती है? गहन कृषि। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। फसल चक्र क्या? फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? जो फसल चक्र है मृदा को संरक्षण करने में कितना प्रतिशत, मतलब कितना सहायक है? चलिए देखते हैं। फसल चक्र का अर्थ है कि प्रति वर्ष फसलों को अदल बदल कर, मतलब बदल बदल कर खेती करना। फसल चक्र का मतलब यही होता है कि इस साल धान, अगले साल गेहूँ लगा दिए तो उसके बाद अगले साल फिर धान लगाएंगे, धान लगाने के बाद में फिर मसूर रोप देंगे, सरसों रोप देंगे, चना रोप देंगे, मतलब कोई चीज़ फसलों को बदल देना। मतलब प्रति वर्ष ये नहीं कि 6 महीने पर, प्रति वर्ष हर साल फसलों को अदल बदल कर रोपना, मतलब खेती करना ही फसल चक्र कहलाता है। दो फसलों के मध्य एक तीसरी दलहनी फसल, बोले ना आपको, दो फसलों के मध्य एक तीसरी दलहनी फसल लगाना ही फसल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। क्या? पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता, किसको बरकरार रखा जा सकता है? पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। और इसके पौधे जड़ों में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है, मतलब कि दलहनी पौधों को लगाने से उसके जड़ों में, मिट्टियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, जिससे भूमि का उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि भूमि संसाधन क्या है। भूमि मतलब भूमि जमीन, संसाधन मतलब वही सारी आवश्यकताओं मतलब मनुष्य की आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति करता है वो संसाधन कहलाता है। तो भूमि संसाधन क्या है, तो सभी संसाधन का मुख्य स्रोत भूमि स्रोत है। मतलब कि भूमि संसाधन जो है सभी संसाधनों का मुख्य स्रोत भूमि ही है। मतलब कोई भी संसाधन का हम उपयोग भूमि से कर लेते हैं। और भूमि मनुष्य का निवास स्थान भी है। क्या है, भूमि जो है मनुष्य का निवास स्थान भी है। अतः यहाँ महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः यह महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से ही करता है। जो मनुष्य अपना सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे, लेकिन करता ही भूमि से ही है। भूमि का महत्व मकान निर्माण स्थल, मांगे, कृषि, पशुचरण, खनन एवं उद्योग में होता है। मनुष्य के संपूर्ण कार्य यहाँ तक कि जन्म और मरण भूमि पर ही संपन्न होता है। अतः सभी संसाधनों में भूमि संसाधन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलाक्रांतता। जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। मतलब जलाक्रांतता मतलब जल की क्रांति कैसे आती है, ये कैसे उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अधिक सिंचाई या अति वर्षण से जलाक्रांतता उत्पन्न होती है। हम लोग यहाँ तक समझ गए कि अधिक अगर सिंचाई हो जाए या तो अधिक वर्षा हो जाए तो जलाक्रांतता उत्पन्न ही होना आवश्यक है। क्या उत्पन्न होना आवश्यक है। मृदा अपरदन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि इससे मृदा के लवणीय तथा, यहाँ देखिए तथा चार्य लिखा है, मतलब यहाँ होगा क्षारीय, क्या होगा, लवणीयता तथा क्षारीयता की वृद्धि हो। क्या लवणीय तथा क्षारीयता में वृद्धि की जाती है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है और भूमि की उर्वरक शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे परिणामतः अंतः अन्न की कमी मतलब खाने अन्न की कमी हो जाती है, जिसके कारण जिससे अकाल की समस्या उत्पन्न हो जाए। देखिए यहाँ पर आकार लिखा है, आकार नहीं होगा अकाल होगा। क्या होगा, अकाल। क्या होगा, अकाल। अकाल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब समझिए यहाँ पर तो कि अगर अधिक सिंचाई होगा और अधिक वर्षण होगा तो हमारे मृदा की क्या होगी, जो लवणीयता और क्षारीयता है उसमें वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। और जब भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा तो हमारी भूमि की उर्वरकता शक्ति क्षीण हो जाएगी। जब उर्वरकता शक्ति क्षीण हो जाएगी तो हमारे खेतों में फसल नहीं होगा। जब फसल नहीं होगा तो हमारे लिए, चाहे हम लोगों के लिए अन्न की कमी हो जाएगी, जिससे हमारे भोजन नहीं प्राप्त होगा और हमारे देशों में क्या अकाल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकती है, अकाल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। खेत जलाक्रांतता न हो इसके लिए आवश्यक यह है कि सिंचाई कम की जाए। क्या की जाए, कम की जाए। क्या की जाए, सिंचाई कम किया जाए और या खेत में वैसी फसल लगाई जाए जिन्हें जल की आवश्यकता कम हो, या जिन्हें जल की आवश्यकता कम हो, जिससे हम समय समय पर खुद ही उसे जल दे सकें। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण पर निबंध लिखिए अथवा मृदा अपरदन को रोकने का उपाय बताएं। मृदा संरक्षण पर निबंध लिखें अथवा मृदा अपरदन को रोकने के उपाय को बताएं। मिट्टी के कटाव तथा भूमि निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरकता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी के कटाव तथा भूमि निम्नीकरण से, मिट्टी के कटाव तथा भूमि निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरकता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। मृदा संरक्षण क्या
मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित तरीकों उपयोगी हो सकते हैं। हमें क्या क्या उपयोगी तरीका हो सकता है? जो पहला है भूमि के उपायों और भूमि के उपाय नहीं होगा सॉरी भूमि के उपायों और भूमि के उत्पादन शक्ति का सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा है मिट्टी के तत्वों जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस आदि की कमी को उर्वरक और खाद देकर पूरा करना है। तीसरा है फसल चक्र की पद्धति को अपनाना जिससे मिट्टी के एक तत्व का बार बार शोषण न किया जाए। चौथा है मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने का उपाय करना। मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने का उपाय करना। अगला है खेत पानी से डूबा ना रहे इसके लिए जल का निकासी का समुचित व्यवस्था करें। मतलब खेतों में अधिक से अधिक पानी न लगे, इसे निकालने के लिए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है अधिक वृक्षारोपण कार्यक्रम अपनाएं। मतलब आप लोग अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। एक जीवन में कम से कम एक पौधा या एक पेड़ जरूर लगाएं। क्या? एक पेड़ जरूर लगाएं। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोक लगाना। मतलब वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर रोक लगाना। अगला है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना। मरुस्थलीय स्थानों पर क्या करना? समुचित व्यवस्था करना। आगे की ओर चलते हैं। 9 नंबर है रासायनिक उर्वरक की जगह पर जैविक खाद का। जो आज लोग रासायनिक उर्वरक की उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर जैविक खाद का उपयोग करना। आप लोग को ये एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ कि पहले लोग 100 साल 150 साल जीते थे लोग, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि 40-50 अधिक से अधिक 60 तक पहुँचते पहुँचते लोगों की डेथ हो जा रही है। क्यों? इसका मुख्य कारण है खेती में रासायनिक। मतलब इसका मुख्य कारण यही है कि रासायनिक उर्वरक की वजह से लोग कम समय तक जी रहे हैं और जल्द ही डेथ हो जा रही है। अगर अधिक से अधिक जीना है तो आपको रासायनिक को बदलना होगा। सबसे पहले केमिकल को कम करना होगा, तभी आप अधिक से अधिक जी सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। केचुआ का उपयोग करना। केचुआ का अगर उपयोग करते हैं तो जैविक खाद का निर्माण होगा। आगे है भूक्षरण तथा भू संरक्षण में अंतर स्पष्ट करें। भूक्षरण क्या है और भू संरक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। भूक्षरण के बारे में जानेंगे कि मिट्टी की ऊपरी परत का किसी भी अपर्दन के कारण बहता हुआ जल, पवन, समुद्री लहर द्वारा अनियंत्रित बहा ले जाए। मतलब अपर्दन के कारण अनियंत्रित रूप से बहा ले जाए उसे भूक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। यहाँ भूषण लिखा गया है तो उसे क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जानेंगे कि भूक्षरण का तात्पर्य मृदा अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाना। मतलब मिट्टी एक जगह से है उसके दूसरे जगह पर ले जाना ही भूक्षरण कहलाता है। आप ले जाइए और या हवा के माध्यम से जाए, वो जैसे ही दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है वो भूक्षरण कहलाता है। अब देखिए भू संरक्षण। क्या? भू संरक्षण भूमि संरक्षण या मतलब भू संरक्षण से तात्पर्य है कि भूमि को क्षति होने से बचाना। भू संरक्षण मतलब भूमि को क्षति होने से बचाना। मतलब भूमि को कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब जानेंगे कि मृदा के प्रकार। क्या? मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। दूसरा काली मृदा। तीसरा लाल या पीली मृदा। और चौथा लेटेराइट मृदा। आपको इसके बारे में चलिए भारत के नक्शा पर दिखाते हैं। और 5 नंबर पे मरुस्थलीय मृदा
और 6 नंबर पे पर्वतीय मृदा और 7 नंबर पे क्षारीय तथा लवणीय मृदा और 8 नंबर है दलदलीय या पीट मृदा। आप लोग देख रहे हैं हरा वाला है जो पर्वत और वन है, क्या है, पर्वत और वन दिखाई दे रहा है वहाँ पर। फिर जलोढ़ मृदा है जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, देखिए ये सब जितना है ये सब, ये कौन सा मृदा है इस रंग में जो आपको सारा जहाँ तक इधर इधर दिखाई दे रहा है, ये सब जलोढ़ मृदा है। अब आपको लाल और पीली मिट्टी दिखाते हैं। जो आपको ये वाला दिया है, ये सब, ये रेड वाला, ये लाल मिट्टी है, क्या है, लाल मिट्टी। चलिए अब बात करते हैं ये वाले जो देख रहे हैं आप लोग, ये भाग, ये सब, ये काली मृदा है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र ये सब आ जाता है। और लेटेराइट मृदा जो आप ये देख रहे हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा सा है, ये वाला, ये भाग थोड़ा, ये वाला भाग कुछ यहाँ पर है, ये कुछ यहाँ पर है, ये क्या है, लेटेराइट मृदा। बाकी आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये शुष्क मृदा है, क्या है, शुष्क मृदा। चलिए आज तक हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। बाकी हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि 2021 एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट के पास पहुंच सके और अधिक से अधिक अपने एक ग्रुप में शेयर करें। बाकी इतना ही के लिए बेस्ट ऑफ लक।